नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अंततः आपका इंतज़ार जो है वो आज समाप्त हो जाता है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री। एनसीईआरटी हिस्ट्री को हम कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की सभी किताबों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए उनको एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स फॉर्म में चीज़ों को यहाँ से क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इनके अलावा आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट लगातार प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि मैं चीज़ें पहले ही एडवांस रूप में तैयार कर रहा था ताकि बीच में गैप ना लगे। तो आज से फाइनली हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है कब, क्या, कहाँ और कैसे। एनसीईआरटी हिस्ट्री के जो नोट्स आपको मिलेंगे या जिस तरीके से चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप ये मान करके चलिए इसको मैं बहुत संक्षेप में आपको चीज़ें बताऊंगा, और संक्षेप में भी इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको ये भी नहीं लगे कि कोई चीज़ छूट रही है, और आपको ये भी नहीं लगे कि जो हमारा मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता चला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इतिहास के काफ़ी सारे सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं और केवल एनसीईआरटी पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स बुक भी होती हैं और हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हम काफ़ी संक्षेप में यहाँ से समझते हुए चलेंगे। उसके बाद में जो भी इतिहास की स्टैंडर्ड बुक हैं, चाहे वो प्राचीन भारत की हों, चाहे वो मध्यकालीन भारत की हों, चाहे वो आधुनिक भारत की हों, उन सभी चीज़ों को भी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले हमने ज्योग्राफी को समाप्त किया है कक्षा 6 से 12। इसके बाद में हमने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट किया है क्लास 9 से 12 तक। अगर आपने वो सीजन नहीं देखी है तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कब, क्या, कहाँ और कैसे। देखिए, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, जब भी इतिहास के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सामने कुछ प्रश्न होते हैं। जैसे कोई घटना है वो कब हुई, ठीक है, और जिस घटना के बारे में बात की जा रही है, यानी उस घटना की तिथि के बारे में बात की जा रही है, तो वो घटना कौन सी थी, क्या घटना थी, या किस तरह की कोई घटना हुई, किस तरह का कोई इवेंट हुआ, वो क्या है। कहाँ, तीसरा जो प्रश्न आपका आता है कि कोई घटना कहाँ पर हुई, यानी पहले उस घटना की तिथि के बारे में हम जान रहे हैं कि कोई घटना कब हुई है, वो घटना किससे संबंधित थी, इसके अलावा वो घटना कहाँ हुई, और उस घटना के घटित होने का प्रोसेस क्या था, यानी वो चीज़ जो घटित हुई है वो किस तरीके से हुई। ये 3-4 जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास हम करते हैं जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपकी किताब में कक्षा 6 की जो पहला चैप्टर है आपका, इसमें सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है आपका, वो आता है कैसे पता लगाएं। यानी जब भी हमें इतिहास के बारे में जानना हो, जब भी हमें अपने अतीत के बारे में जानना हो कि लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, लोग किस तरीके से रहते थे, क्या क्या काम करते थे, किस तरीके से खेती करते थे, कौन सी फसलें उगाते थे और किस देवता की पूजा करते थे, इस तरीके से जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन है, उसके बारे में पता लगाने का जो सोर्स है या स्रोत है वो क्या क्या है। तो उसके लिए हम पांडुलिपियों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लिटरेचर का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे प्राचीन समय में जो अभिलेख स्थापित किए गए थे उनका प्रयोग करते हैं, प्राचीन सिक्कों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो पांडुलिपि है, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो अभिलेख हैं, चाहे वो सिक्के हैं, इनको हम कहते हैं इतिहास के स्रोत, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें इतिहास की विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको जो है यहाँ से प्राप्त होती है। हालांकि पांडुलिपि क्या होती हैं या साहित्य क्या होता है, अभिलेख क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है। तो कैसे पता लगाएं, उसके लिए हमें कुछ सोर्सेज की ज़रूरत होती है। ये सोर्सेज अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम जान क्या सकते हैं, यानी हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको पता चल गया कि हमको अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें इतिहास के स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, जिनके नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। लेकिन इन स्रोतों के द्वारा हम अतीत के बारे में या इतिहास के बारे में किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि लोगों का सामाजिक जीवन किस तरीके का हुआ करता था, लोग अपनी आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से संचालित करते थे, लोगों का राजनीतिक ढांचा जो था या किसी भी राज्य का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था, राजनीतिक जीवन किस तरीके का था।
ठीक है, उनकी सांस्कृतिक पहलू किस तरीके के थे, लोग किस तरह का धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं अगर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। आपके क्लास 6 के चैप्टर 1 में कुछ विशेष चीज़ें दी गई हैं, जो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कक्षा 6 की किताब से ही डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मैप दिया है आपकी समझ को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे स्थान हैं, क्योंकि हमारा सब टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ पे रहते थे, तो कुछ स्थान दिए गए हैं, कुछ पार्टिकुलर जो है प्लेस दिए गए हैं जहाँ पर कुछ विशेष तरह की गतिविधियाँ हुआ करती थी, कुछ विशेष तरह के लोग रहा करते थे, उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो पहला है नर्मदा का तट। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है आपको पता है, ये मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी आप यहाँ से देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश से होकर के विंध्य की पहाड़ियों के दक्षिण में जो है नर्मदा नदी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे काफ़ी समय पहले, ठीक है, हजारों साल पहले, नर्मदा तटी के नदी के तट पर जो लोग रहते थे वो किस प्रकार के थे, वो कुशल संग्राहक थे और जानवरों का आखेट किया करते थे। आखेट का मतलब है शिकार करना। ठीक है, तो कुशल संग्राहक का मतलब है कि लोग स्थायी नहीं थे। नर्मदा नदी के तट पर जो रहने वाले लोग थे वो एक स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। संग्राहक का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है आवागमन करता रहता है, आज यहाँ पे है, आज मान करके चलिए यहाँ पर खाने पीने के सोर्सेज उसके पास हैं, तो आज वो यहाँ रह रहा है। जब धीरे धीरे समय बदलेगा, वातावरण बदलेगा, मौसम बदलेगा, तो उसके अनुसार जो कह सकते हैं वनस्पतियां हैं या पेड़ पौधे हैं, उनकी जो फल देने की प्रवृत्ति होती है या उनसे जो भी उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, उनकी प्रवृत्ति भी समय के अनुसार या मौसम के अनुसार बदलती रहती है। तो आज यहाँ पर खाने पीने के सोर्सेज हैं किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, तो आज वो यहाँ पे है। फिर यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की कमी हुई या खाने पीने की चीज़ें समाप्त हुई तो वो दूसरे स्थान पर चला गया। तो इस तरीके से जो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर वो कुशल संग्राहक थे। खाने पीने की वस्तुओं को, खाने पीने की चीज़ों को, अपने दैनिक जीवन यापन के लिए जो चीज़ें उनको आवश्यक होती थी उनका संग्रहण करते रहते थे और जानवरों का शिकार करते रहते थे। फिर एक आता है आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, इस मैप में आप देखेंगे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ये किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ये सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती हैं, लेकिन जिस टाइम की यहाँ पे बात हो रही है उस टाइम पे कोई पाकिस्तान और कोई कह सकते हैं सारा एक ही था। तो ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ पाकिस्तान क्षेत्र के आसपास पड़ती हैं। यहाँ पर क्या होता था, 8000 साल पहले सुलेमान और किरथन पहाड़ियों के क्षेत्र में 8000 साल पहले गेहूं और जौ की खेती की जाती थी और यहाँ के जो लोग थे वो गांवों में निवास करते थे। यानी यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो क्षेत्र था, यहाँ पर कोई नगरों का निवास नहीं था, यानी नगरों में लोग नहीं रहते थे, यहाँ छोटे छोटे गांवों में लोग रहते थे। और 8000 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पर जो लोग थे वो किसकी खेती करते थे, गेहूँ और जौ की खेती करते थे। यहाँ से इस तरीके के प्रमाण जो है हमें काफ़ी सारे स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी कक्षा 6 की किताब है, क्लास 6 की जो बुक है, इसमें तिथियों को कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। यानी इसमें जो एक बेस ईयर माना गया है वो 2000, जैसे मान करके चलिए हम जो जी रहे हैं वर्तमान में वो 2023 चल रहा है, तो यहाँ पर एक मोटा सा अंदाज़ा लेकर के यहाँ पर एक बेस ईयर मान लिया गया है 2000। ठीक है, और 2000 वाले साल में हम रह रहे हैं और इससे पिछले यानी कि एग्जैक्ट तिथि न देकर के यहाँ पर 2000 वाले साल से पहले की तिथि को बिल्कुल जैसे कि 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, इस तरीके से दिखाया गया है। बाकी की ये बुक जब समाप्त हो जाएगी आपकी, इसमें 10-11 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं और इन्हें मैं काफ़ी संक्षेप में मैंने इन चीज़ों को तैयार किया है। तो जैसे ही ये बुक आपकी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में जितनी भी तिथियां हैं इस बुक से रिलेटेड, इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट आपकी डेट्स आएंगी या जितनी भी इम्पॉर्टेंट तिथियां आएंगी उनको मैं एक ही चार्ट पर बना करके आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको तिथियों पर ध्यान नहीं देना है, बहुत ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी है। बस आपको ये याद रखना है कि आज हम 2000 में जी रहे हैं और इससे कितने साल पहले कोई घटना हुई थी। ठीक है, तो आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो हैं 8000 साल पहले इन स्थानों पर गेहूँ और जौ की खेती की जाती थी, लोग गाँवों में निवास करते थे।
अब गारो पहाड़ी की बात आती है। गारो पहाड़ी आपको मैप में कहाँ दिखाई दे रही है? देखो ये है गारो पहाड़ी, ठीक है। ये गारो पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? ये मेघालय में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? मेघालय में पड़ती है। और गारो पहाड़ी में कृषि का विकास जो है देखा गया था यहाँ से हजारों सालों पहले। इसके बाद में आता है विंध्य की पहाड़ी जो है, विंध्याचल की पहाड़ी जो है, इसका उत्तरी भाग आप अगर देखेंगे, विंध्याचल की पहाड़ी यहाँ पर देखिए आप, ये जो है विंध्याचल की पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। विंध्याचल की पहाड़ी के उत्तरी भाग में, विंध्याचल की पहाड़ी के उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी भाग में क्या होता था? यहाँ पर चावल की खेती, सर्वप्रथम चावल की खेती के जो है साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है कि विंध्याचल पहाड़ी का जो उत्तरी भाग था, यहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये आप देखेंगे, ये जो है सिंधु नदी है यहाँ से, ठीक है, ये सिंधु नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, देखिए झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ठीक है, ये व्यास नदी हो गई। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, आपको पता है यहाँ पर जो हड़प्पा नगर था उसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? वैसे आप हड़प्पा के बारे में आगे बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता उसको यही कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के जो प्रारंभिक नगर थे उसमें से जो अधिकतर स्थान थे वो इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में उनके होने के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु और सहायक नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर आज से यानी 2000 जो हमारा बेस ईयर है, आज से 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। क्योंकि आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी वो किस तरह की सभ्यता थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो सिंधु और सहायक नदियों में नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक, सबसे प्रारंभिक नगर जो थे, ठीक है, शहरों का जो है वो विकास हुआ था। गंगा और उसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है नगरों का विकास देखा गया था, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब बात करते हैं गंगा के दक्षिणी क्षेत्र की। गंगा के दक्षिणी क्षेत्र की, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी नदी आपको दिखाई दे रही है? देखिए ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी नदी आपको दिखाई दे रही है? सोन नदी, ठीक है। सोन नदी आपको पता होगा कहाँ पे है, ये बिहार में है। तो गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था। मगध, मगध किससे रिलेटेड है? ये वर्तमान बिहार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था, जिसे वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। अब अपने देश के नामों पर विचार करते हैं कि जैसे हम अपने देश को भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे हम इसको भारत भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, हमें इसको इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो इंडिया शब्द था, जो इंडिया शब्द हम वर्तमान में अपने देश के लिए यूज़ करते हैं, ये इंडिया शब्द जो था ये किससे निकला है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है इंडस वर्ड से। इंडस, INDUS, इंडस वर्ड से जो है इस इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। इंडस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो इंडस जो है सिंधु नदी को कहा जाता था उस टाइम पे। इंडस या सिंधु एक ही बात है। तो जो इंडिया शब्द है ये इंडस या सिंधु शब्द से निकला है। और बात करें कि ये दिया किसने, ये नाम किसने दिया, तो ईरानी और जो यूनानी थे, ईरान के निवासी और यूनान के निवासियों ने सिंधु को यानी सिंधु नदी को हिंदोस कहा था या इसको इंडोस कहा था। मतलब इन नामों से उन्होंने सिंधु नदी को पुकारा था, हिंदोस या इंडोस। और इस नदी के पूर्वी साइड में, मतलब जो सिंधु नदी आपकी बहती थी, सिंधु नदी का जो पूर्वी भूमि प्रदेश था, सिंधु नदी के पूर्व में जो पूरा स्थलीय भूभाग था उसको उन्होंने इंडिया नाम से पुकारा था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया पूरे कह सकते हैं जो हमारा क्षेत्र है भारत का, उस पूरे क्षेत्र को इंडिया नहीं कहा जाता था। सिंधु नदी के पूर्व में जो भूभाग फैला हुआ था उसको जो है ईरानी और यूनानियों ने इंडिया का नाम दिया था। उत्तर पश्चिम में रहने वाला जो जन समूह था, लोगों का समूह था, लोगों का जो कह सकते हैं समुदाय था, उसके लिए भरत नाम का यूज होता था, ठीक है। उत्तर पश्चिम में रहने वाले जनसमूह के लिए किस नाम का यूज होता था? भरत नाम का यूज हो जाता था। और जो भरत नाम है इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है और वर्तमान में हम अपने देश को भारत नाम से जानते हैं। ये भारत नाम भी संभवतः इसी भरत नाम का ही रूपांतरित रूप है।
ठीक है। भरत नाम का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में किया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, भरत नाम का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ऋग्वेद में भी 3500 वर्ष पूर्व जो है भरत नाम का प्रयोग जो है वो देखा गया है। अब कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जिनके बारे में आपको यहाँ से पता होना चाहिए। जैसे पांडुलिपि सबसे पहले आया था कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि को हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। और संक्षेप में इसको हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा दस्तावेज जो हाथ से लिखा गया हो। तो पहले आपको पता है कि प्राचीन काल में मशीनें तो चलती नहीं थी, प्रिंटर चलते नहीं थे, छपाई वपाई का काम होता नहीं था। तो जो भी जानकारी होती थी, जो भी इंफॉर्मेशन होती थी किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी जो कह सकते हैं उसका संकलन किया जाता था, तो वो हैंड रिटन फॉर्म में किया जाता था। तो पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? ये कोई हस्तलिखित दस्तावेज होता है। तो प्राचीन काल की जो पांडुलिपियां हमें वर्तमान समय में मिलती हैं कहीं पर भी, जैसे कोई रिसर्च होती है पुरातत्वविदों को, जो पांडुलिपियां मिली हैं वो जनरली कागज पे नहीं लिखी जाती थी। वो ताड़ के जो पत्ते होते हैं, ताड़पत्र जिनको बोलते हैं, या फिर एक पेड़ होता है भूर्ज नाम का पेड़, उसकी छाल से बना हुआ एक पतला सा जो कह सकते हैं परत होती है, उसको आप कागजनुमा परत उसकी बन जाती है। उसकी छाल पर ही ये जो है मैन्यूस्क्रिप्ट हैं या पांडुलिपि हैं वो लिखी मिलती हैं। जैसे काफ़ी समय पहले एक ऋग्वेद की जो है पांडुलिपि मिली थी। पांडुलिपि का एक हिस्सा, पांडुलिपि का एक पार्ट जो है वो मिला था, वो भूज पेड़ की छाल पर ही लिखा गया था। तो पांडुलिपि यहाँ से आप समझेंगे, जहाँ पर भी पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का यूज होगा तो वो क्या है? वो एक हैंड रिटन फॉर्म में लिखा हुआ दस्तावेज है जिससे प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब एक शब्द आता है आपका अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? ये पत्थर या किसी धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया हुआ लेख है, जो प्राचीन काल में राजा, विभिन्न राजा, जैसे अशोक के अभिलेखों के बारे में हमको देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में विस्तार से। तो अभिलेख जो हैं वो क्या है? किसी पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए या उकेरे गए लेख हैं जिनसे उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। ये अभिलेखों को जो भी राजा होते थे वो अपनी प्रजा को संदेश देने के लिए जो है खुदवाया करते थे, उत्कीर्ण करवाया करते थे। इसके बाद में बात करते हैं पुरातत्वविद, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद क्या होते हैं? कि पत्थर ईंट से बनी इमारतों के जो भी अवशेष हैं, चित्र हैं, मूर्तियां हैं, इनका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो खुदाई के फलस्वरूप या फिर जब भी किसी स्थान की खोजबीन होती है, जब भी इतिहास की किसी चीज़ के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, तो उस टाइम पर जो औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं प्राचीन, या बर्तन मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, या सिक्के जो मिलते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं और उनसे जानकारी निकालने का प्रयास जो करते हैं वो सभी लोग जो है वो कौन होते हैं? वो पुरातत्वविद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। इतिहासकार कौन है? हिस्टोरियन कौन है? जो भी व्यक्ति अतीत या इतिहास का अध्ययन करता है उसे हम इतिहासकार कहते हैं। भी छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, आगे धीरे धीरे और इसको कह सकते हैं एडवांस फॉर्म में ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ऊपर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगी। अब एक शब्द आया था कक्षा 6 के फर्स्ट चैप्टर में, उपमहाद्वीप, जिसको आप अंग्रेजी में सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ये उपमहाद्वीप होता क्या है? देखिए, हम कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि उपमहाद्वीप शब्द जो है वो आपके लिए नया है या आपने पहली बार सुना, आपने सुना होगा, लेकिन आप में से मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि उपमहाद्वीप कहते किसको हैं। जैसे हम अपने इस भारतीय भूभाग को क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से पुकारते हैं। तो इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसके नाम के साथ में, भारत के साथ में उपमहाद्वीप शब्द को क्यों जोड़ा जाता है? सब कॉन्टिनेंट वर्ड को क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, उपमहाद्वीप जो होता है वो क्या होता है? द्वीप से बड़ा होता है। जैसे एक तो आइलैंड हो जाते हैं, आपके द्वीप हो जाते हैं, बड़े बड़े द्वीप हो जाते हैं, ठीक है। और एक आपने महाद्वीप देखे होंगे, जैसे हम जैसे एशिया महाद्वीप हो गया हमारा, यूरोप महाद्वीप हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो जो उपमहाद्वीप होता है वो द्वीप से तो बड़ा होता है। द्वीप छोटे छोटे आइलैंड होते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे समुद्र में छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं। तो द्वीप एक छोटी चीज़ हो गई, महाद्वीप एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो द्वीप से बड़ी लेकिन महाद्वीप से छोटी विस्तृत भूखंड वाली जो जमीन होती है, ठीक है, विस्तृत भूखंड जो होता है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। तो भारत भूमि के एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। भारत का जो एरिया है वो भूमि के एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें गंगा का मैदान भी आ जाता है, जिसमें दक्षिण का पठार भी आ जाता है, जिसमें कुछ हिमालय क्षेत्र भी आ जाता है। इन सारी चीज़ों को कवर करता है भारतीय भूभाग। तो इसे उपमहाद्वीप का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इतिहास और तिथियां, जैसे आप देखेंगे आगे जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें यूज होंगी, जैसे ईसा पूर्व तिथियों के साथ में, या कहीं पर ईसवी लिखा होगा, ठीक है। तो ये ईसा पूर्व क्या है? इसको अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले का जो समय है उसको हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। और ईसा मसीह के जन्म की तिथि के बाद से जो समय शुरू होता है, ठीक
ठीक है, उसको हम एडी के नाम से जानते हैं, ईस्वी के नाम से जानते हैं। जैसे वर्तमान में जो साल चल रहा है हमारा वो 2023 है, तो 2023 के पीछे हम ईस्वी पूर्व नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ईस्वी लगाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम एडी। एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो बीसी या ईसा पूर्व क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो समय है उसको हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म का वर्ष या जन्म के बाद की जो समय की गणना है उसको हम ईस्वी के रूप में करते हैं, एनो डोमिनी के रूप में करते हैं। इस किताब में कक्षा 6 की जो बुक आप पढ़ रहे हैं, इस किताब में यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है उसके साथ साथ एक अलग कॉलम दिया गया है अन्यत्र वाला, जो आपको यहाँ स्क्रीन में देखा जा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे हम जिस समय की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि साहब सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ थी उसमें जो लोग थे गेहूं और जौ की खेती किया करते थे, गांवों में निवास करते थे। मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है नगरों का विकास हुआ था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है वो किसका विकास हुआ था, वहाँ पर भी नगरों का विकास हुआ था। तो जिस टाइम पर ये विकास चल रहा था या जिस टाइम पर ये स्थितियाँ देखने को मिल रही थी, उसी टाइम पर देश के विश्व के या पृथ्वी के अन्य भागों पर क्या हो रहा था, वो एक कॉलम यहाँ पर दिया गया है जिसको अन्यत्र के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो चीज़ें चल रही थी उसके साथ साथ विश्व के अन्य भागों में कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी, तो उसका एक कॉलम है। तो जिस टाइम पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी भारतीय उपमहाद्वीप में, उसी टाइम पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व अफ्रीकी देश जो कि मिस्र के नाम से जाना जाता है, मिस्र का अफ्रीका के देश है मिस्र, इसमें बहुत से राजा रानी रहा करते थे। और मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा है जिसका नाम है रोसेटा, वहाँ से एक अभिलेख की प्राप्ति होती है, और इस अभिलेख में राजा और रानियों के नामों को एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है। तो जिस फ्रेम में राजा रानियों के नाम दिखाए गए हैं, एक संकेत के रूप में यहाँ पर उन नामों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस फ्रेम को क्या कहा जाता था, इसको कारतूस कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, इसको कारतूस कहा जाता था। तो ये जो है आपका जो अन्यत्र वाला कॉलम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करेंगे आप, भारतीय उपमहाद्वीप की घटना और उसी घटनाओं के साथ में विश्व के अन्य भागों में और कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी उनको आपस में क्या करते चलेंगे आप, उनको आपस में रिलेट करते चलेंगे, उनको आपस में संबंधित करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हमने यहाँ पर देखा, चाहे गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र की बात हो, चाहे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जितनी भी हैं उनके आसपास के क्षेत्र की बात हो, गारो पहाड़ी की बात हो, सुलेमान किरथर पहाड़ियों की बात हो, है ना, विंध्याचल की जो पहाड़ी है उसके आसपास की बात हो, नर्मदा नदी के तट की बात हो, तो उस समय पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी चीज़ें हो रही थी इसी समयावधि में विश्व के अन्य भागों में, जैसे यहाँ पर जो दिया गया है वो है अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें एक देश है आपका मिस्र, और मिस्र में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर था कक्षा 6 की एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का, और आशा करता हूँ आपको ये जानकारी जो है बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री को यहाँ से कवर कराऊंगा, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन में मैं यहाँ से जो है आपकी स्पेक्ट्रम वाली बुक की भी समरी इसी तरीके से बड़े संक्षेप में यहाँ से आपके लिए प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो बिल्कुल चैनल के साथ में जुड़े रहना है, और केवल अगर आपको यहाँ से प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट सही लगता है या आपको लगता है कि बड़े संक्षेप में और बड़े अच्छी तरीके से चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कहीं से भी कोचिंग नहीं करते हैं और जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।